साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज के अध्याय में हम समझेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर बेसिक प्रोटोकॉल्स कानून में क्या क्या हैं, जिसके तहत डायरेक्ट डिमांड बनाम इनडायरेक्ट डिमांड मीन्स सर्कमस्टेंशियल डिमांड को लेकर क्या कानूनी प्रोटोकॉल है। अगर परिवादी हॉस्टाइल हो जाता है तो उसका क्या फ़ायदा अक्यूज को मिलेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों में जो कंसर्न परिवादी है उसके बयानों की क्या अहमियत है, खासकर तब जब वह स्वयं व अन्य गवाह जो इस केस के मटेरियल विटनेसेस हैं केस को सपोर्ट या कॉरोबोरेट नहीं करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं या शेडो विटनेसेस हैं उनका क्या रोल है। अगर वो भी इस केस के आई एविडेंस नहीं है, केवल हियर से एविडेंस है, तो क्या इम्पैक्ट इसका केस में पड़ने वाला है। कंसर्न आईओ के बयान कितना अहमियत रखते हैं ऐसे मामलों में, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। पर इस पर जानकारी अगर स्पष्ट होंगी तो हम केस को इजीली कंटेस्ट कर पाएंगे, केस को इजीली लड़ पाएंगे। साथियों, इन्हीं सब क्वेरीज का उत्तर दिया है माननीय एमपी हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय ने, जिसका टाइटल है JS यादव बनाम स्टेट ऑफ MP और कंसर्न केस का अपील नंबर है 130/2016। साथियों, इस मामले में कंसर्न अक्यूज को सेक्शन 7 31D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने कन्विट किया था, जिसकी अपील उसने माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करी। साथियों, इवेंट्स क्या थे, सीक्वेंस क्या थे, ये हम जानेंगे और इन स्थितियों को आपके केस से मैच करने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, इस मामले में बेसिक फैक्ट्स क्या थे कि जो परिवादी है और उसका जो पार्टनर है ये कंसर्न्ड व्हीकल्स को किराए पर चलवाने का काम करते हैं और कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करते हैं। साथियों, इस केस में कंसर्न प्रोसिक्यूशन का कहना यह था कि हमारे व्हीकल्स पर ड्राइवर हैं जो उसको रन करते हैं और इसमें से एक व्हीकल को कंसर्न पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और ये कहा ड्राइवर से कि अगर वाहन चलाना है तो आपको पैसे देने होंगे। जब संपर्क किया परिवादी ने तो 10,000 रुपये रिश्वत की मांग करी, जो कि 10,000 रुपये महीना थी। इसके अलावा रिपोर्ट करने पर वेरिफिकेशन हुआ जिसमें एलिगेशंस सही पाए गए, फिर FIR हुई। उसके बाद इस केस में प्री ट्रैप पोस्ट ट्रैप हुआ और अंतोगतवा अक्यूज को 10,000 रुपये रिश्वत के साथ पकड़ लिया गया। फाइनली इस केस में धारा 7 धारा 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट भी पेश की गई और उसके साथ साथ सैंक्शन को भी ऑप्टेन किया गया। और मामले में कंसर्न कंप्लेनेंट व उसके गवाह के बयान जब रिकॉर्ड हुए तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमसे अक्यूज़ ने कोई मांग नहीं करी है, ना ही वॉइस हमारी है और अभियुक्त की है। उन्होंने वॉइस को आइडेंटिफाई भी नहीं करा, जिस कारण जब केस में स्टार एविडेंस नहीं थे, जब इस केस में प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, प्रॉपर वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो ये केस कमज़ोर है। ये इंपॉर्टेंट तर्क रहा है अक्यूज का इस केस में। उनका ये भी कहना कि डिमांड इज साइन को नॉन, जब तक डिमांड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाती है तब तक धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते। इन्होंने B जयराज के निर्णय पर रिलाई किया, इन्होंने नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ NCT पर रिलाई किया। इनका कहना यह था कि जो सिग्नेचर है वो केवल और केवल ब्लैंक पेपर्स में है। जब साइन हुए थे तब कंसर्न गवाह ने पेपर्स को नहीं पढ़ा था। इसके अलावा उनकी उपस्थिति में कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, उनकी उपस्थिति में कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, उनकी उपस्थिति में कोई मनी हैंडओवर नहीं हुआ है। तो केवल साइन कर देने से कोई डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो जाता है। क्वालिटी ऑफ विटनेस का सिद्धांत भी हमें ध्यान में रखना होगा और जो कंटेंट फाइल पर है उसका ड्यूली कॉरपोरेशन होना आवश्यक है। इसके अलावा इस केस में शेडो विटनेस जो भी हैं वो पूरे के पूरे इंसिडेंट में बाहर खड़े हुए हैं प्रेमाइसिस के, तो अंदर सिर्फ परिवादी अकेला गया था। परिवादी और आरोपी के बीच क्या बातचीत हुई इस गवाह ने नहीं सुनी, केवल एक गवाह जो शेडो विटनेस था उसके साथ जाता है और जब वो रिकॉर्डिंग करके बाहर लेके आता है तो वो उस रिकॉर्डिंग को कंसर्न TLO को सौंप देता है। यही बेसिक रोल था इस केस में कंसर्न शेडो विटनेस का। तो साथियों, कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि डिमांड इज साइन को नॉन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द अक्यूज्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर डिमांड नहीं है तो वहाँ पर किसी भी रूप में अक्यूज को दोष सिद्ध नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकल बेसिस पर हम लोग क्लियर है कि डिमांड साइन को नॉन नहीं है। और नीरज दत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि डिमांड कैसी हो, डिमांड शुड बी स्पेसिफिक, इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बयान इस केस में परिवादी की हुए, जो बयान अन्य गवाह के हुए, वो साफ साफ ये कहते हैं कि हमसे कोई भी डिमांड वो नहीं की गई है। वो साफ साफ ये कहते हैं कि हमने कोई पैसे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं कंसर्न अक्यूज को। वो साफ साफ कहते हैं कि हम घबरा गए थे और अंतोगतवा जब हम घर पे गए थे तो तकिए के नीचे हम पैसा रख के आ गए थे। पैसे वहाँ से एंटी करप्शन ब्यूरो ने या लोकायुक्त ने रिकवर कर लिए। वो साफ साफ इस तरह को लिए हुए थे कि जो भी रिलीवेंट
कंटेंट है इस बारे में उसको पंचनामे में नहीं लिखा गया। वो साफ साफ इस बात को लिए हुए थे कि जब हमने कोई डिमांड ही जो है कॉन्सिक्वेंटल फेस नहीं करी है, हमसे कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, हमने कोई रुपया दिया नहीं है और कंसर्न अक्यूज से कोई रिकवरी नहीं है, इस सिनेरियो में जो कंसर्न अक्यूज है इसका कोई दोष नहीं बनता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो फर्दे हैं वो मिसमैच हैं विद द ऑक्यूलर एविडेंस, इस सिनेरियो में अक्यूज जो है दोष मुक्ति का हकदार है। ये प्राइम आर्गूमेंट था डिफेंस की ओर से। तो साथियों, यहाँ तक हम एक बात पर निष्कर्ष ले सकते हैं कि डिमांड जो है ज़रूरी है। अगर परिवादी के बयान चेंज हो रहे हैं, सह परिवादी के बयान चेंज हो रहे हैं, मटेरियल विटनेस के बयान चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये लोग ही डिमांड को साबित नहीं करेंगे, ये लोग ही एक्सेप्टेंस को साबित नहीं करेंगे, तो उस सिनेरियो में डायरेक्ट पीस ऑफ एविडेंस ना मिलने से नीरज दत्त बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का फ़ायदा जो है ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्विक्शन हो सकता है? उत्तर हाँ। इस बारे में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के मामले में। और इसके साथ साथ एक बेसिक जजमेंट है शरद बिरदीजन का, जो कि 1984 का जो है मामला है। इस मामले में दो बातें जो है स्पष्ट की गई है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामले में एविडेंस जो है इट शुड बी कनेक्टिंग, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकेज। अगर चेन में ब्रेकेज हो जाता है किसी भी कारण से तो वहां पर प्रोसिक्यूशन जो है स्टैंड बाय नहीं रह पाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं, द प्रोसिक्यूशन हैज टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन मे बी एंड मस्ट बी। साथियों, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि हस्ताक्षर है फर्दों पर उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अदर सिनेरियो में ये डुली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन के टेस्टिमोनीज को, उसकी स्टोरी को। यहाँ पर कंसर्न कोर्ट ने कन्विक्ट किया था कंसर्न अक्यूज पर्सन्स को इस ग्राउंड पे कि उनके खिलाफ जो है अर्जी है, अर्जी में जो बातें लिखी हैं वो डिमांड को इंडिकेट करती है, इसका कोई खंडन जो है डिफेंस नहीं कर पाया। जबकि डिफेंस का कहना यह था कि ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इट रिक्वायर डुली कोऑपरेशन। जब परिवादी रिपोर्ट को अन्य सर्कमस्टेंसेस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस सिनेरियो में रिपोर्ट को जो है प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जो कंसर्न मेमोरेंडम्स हैं वो भी सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन को जो है प्रूव करना होगा। और इसके अलावा कोई भी शैडो विटनेस नहीं जिसने घटनाक्रम को देखा हो। तो अदर पॉइंट ऑफ एविडेंस की करेंसी नोट है, उन पे जो है फिनोक्सिन पाउडर लगा हुआ है, वो नोट जो है अक्यूज से रिकवर हुए हैं, ये कनेक्टिंग एविडेंस नहीं हो सकती जब तक कोई स्पष्ट स्थिति फाइल पे ना हो। जो कंसर्न अक्यूज का डिफेंस है कि ये पैसे मेरी जानकारी के बगैर जो है तकिए के नीचे रख गया था, इसको डुली कोऑपरेट करते हैं अदर विटनेसेस भी, जो पुलिस के हैं, एसीबी के हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब अदर विटनेसेस कोऑपरेट कर रहे हैं स्थितियों को, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्रेंस लेने की स्थिति बनती है अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने लुकिंग इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अक्यूज पर्सन को जो है बरी करने के जो है आदेश कर दिए। तो साथियों, ये फैसला जो है एक फैसला नहीं है, हमें सिखाता है 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है डिमांड इज साइन क्वा नॉन, डिमांड महत्वपूर्ण है। नंबर 2, डिमांड इज नॉट प्रूव द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड। नंबर 3, डिमांड को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, डायरेक्टली प्रूव होगी परिवादी व अन्य गवाह के बयानों के बेसिस के ऊपर। अगर वो कॉरोबरेटिंग एविडेंस नहीं है या वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हॉस्टाइल हो गए हैं तो वहाँ पर डिफेंस को फायदा मिल जाएगा। पांचवी बात, जो प्रोसिक्यूशन जिरा करता है उस जिरे में क्या बात निकल के आती है, ये महत्वपूर्ण है। अगर प्रोसिक्यूशन को मटेरियल स्थिति रिकॉर्ड पर लेकर नहीं आ पाता है कि गवाह को धमकाया गया हो या गवाह को बिनोवर कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इन्फ्रेंस अक्यूज के अगेंस्ट जो है नहीं लिया जा सकता। छठी इंपॉर्टेंट बात, केवल फर्दों पर हस्ताक्षर होना पर्याप्त नहीं है, फर्दों को जो है साबित भी करना होगा। सातवीं इंपॉर्टेंट बात कि एप्लीकेशन टू एंटी करप्शन ब्यूरो और लोकायुक्त आर नॉट सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस, इसको जो है प्रूव करना पड़ेगा, डुली कोऑपरेट करना होगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी जो है कंप्लीट एविडेंस नहीं है जब तक कि कंप्लीट वॉइस आइडेंटिफिकेशन जो है ना हो जाए, जिसके लिए परिवादी की वॉइस का सैंपल लेना चाहिए, जो कि यूजुअली नहीं लिया रहता है। इस बात पर भी जो है गंभीर चिंता व्यक्त करी है हाईकोर्ट ने। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि फिनोक्सिलिन पाउडर जो है और इसके कॉन्सिक्वेंटल में जो भी आर्टिकल था जिसको तकिए के नीचे रखा गया, इस बात की पुष्टि खुद कांस्टेबल करता है, वो अदर विटनेसेस करते हैं। जब ये प्रोसिक्यूशन के विटनेस ही फैक्ट्स को कॉरोबरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस फैक्ट्स को प्रूव करने की डिफेंस की आवश्यकता वहाँ पर नहीं रहती है। साथियों, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो मटेरियल फैक्ट थे कि तकिए के नीचे जो है पैसे रख दिए गए और वहीं से रिकवर हुए, इन मटेरियल फैक्ट्स को अन्य मटेरियल फैक्ट्स को पंचनामे के अंदर मेंशन नहीं किया गया, तो इसका फायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिल गया। और सेक्शन 20, मैं पॉइंट नंबर 9 पे आ रहा हूँ, सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की एप्लीकेशंस के लिए यह आवश्यक है कि कंसर्न प्रोसिक्यूशन द्वारा अपने दायित्व को निभाते हुए केस को बियॉन्ड डाउट जो है प्रूव किया हो। जब तक केस बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं है तो उसका फायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। तो इस केस में ऐसी स्थितियां जो है देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंसर्न अक्यूज है उससे परिवादी ने हाथ मिलाया, ऐसा परिवादी ने एडमिट किया और उसने नोट देने से पहले नोटों को हाथ में लेकर अपनी जेब में रखा, तो वहाँ पर रंग आ जाना
इस पॉसिबिलिटी को जो है रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए बार बार आपसे मैं कहता हूं कि जब भी आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, खासकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो वहां प्रॉपर ब्रीफ कर लो, पॉइंट्स निकाल लो, प्रॉपर रिसर्च कर लो, ताकि जब भी हम लड़ रहे हैं, चाहे वो बेल हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे ट्रायल हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं और इजी गोइंग तरीके से हम इस केस को जो है कॉन्टेस्ट कर सकें। तो कुल मिला के डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी, सैंक्शन, पेंडेंसी ओवर, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। पर उसका एक निचोड़ निकालना होगा आपको फाइल को देखकर व अदर डॉक्यूमेंट्स को देखकर। अगर आप निकाल लोगे तो वहाँ डेफिनेटली जो है हमको फायदा मिल जाएगा और डेफिनेटली वी वुड बी सक्सीडेड टू गेट इजी रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इसने आपको इस बारे में एंटरटेन किया होगा। तो जल्दी मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।